जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनएएस। तो अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ते हैं और 2024 में बोर्ड का परीक्षा लेने वाले हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। दोस्तों, जो आपके हिंदी में 20 नंबर का जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है वो आज आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है रस मीमांसा के लेखक हैं। ठीक है, रस मीमांसा के लेखक कौन है यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन ए दिया है रत्नाकर, ऑप्शन बी दिया है प्रेमचंद, ऑप्शन सी दिया है रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी दिया है जयशंकर प्रसाद। तो रस मीमांसा के लेखक तो आपको पता होगा कि जो है रस मीमांसा और भ्रमर गीत के लेखक जो है वो है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर रह जाएगा। रस मीमांसा के लेखक कौन है, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो दिया है ललित ललाम। ठीक है, ललित ललाम के लेखक कौन है, ललित ललाम के लेखक कौन है। ऑप्शन ए दिया है मतिराम, ऑप्शन बी दिया है रत्नाकर, ऑप्शन सी दिया है निराला और ऑप्शन डी दिया है हरिऔध। तो ललित ललाम के लेखक कौन है, वो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है हमारा मतिराम, वो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ललित ललाम के लेखक हैं मतिराम जी। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है वो दिया है नीट का निर्माण। ठीक है, नीट का निर्माण के लेखक हैं, जो नीट का निर्माण है इसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए दिया है प्रेमचंद, ऑप्शन बी दिया है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी दिया है हरिवंश राय बच्चन और ऑप्शन डी दिया है जयशंकर प्रसाद। तो नीट का निर्माण इसके लेखक कौन है, तो वो है यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी। और जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नीट का निर्माण के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। और ये किस विधा की है, तो ये हमारा आत्मकथा विधा की। तो नीट का निर्माण के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रिया है कलम का सिपाही के लेखक हैं। ठीक है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है। ऑप्शन ए दिया है हरिऔध, ऑप्शन बी दिया है प्रेमचंद, ऑप्शन सी दिया है अमृत राय और ऑप्शन डी दिया है रामकुमार वर्मा। ठीक है, तो कलम का सिपाही के लेखक कौन है यहाँ पर, तो इसके जो लेखक हैं वो है यहाँ पर अमृत राय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय जी। और अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है रीति काल के कवि हैं। ठीक है, रीति काल के जो कवि हैं वो इनमें से कौन से हैं, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए दिया है भूषण, ऑप्शन नंबर बी दिया है कबीर दास, ऑप्शन नंबर सी दिया है सूरदास और ऑप्शन नंबर डी दिया है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो सूरदास जी हैं और जो कबीरदास जी हैं ये दोनों लोग भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी ये नहीं होगा, और जो होगा इसमें से मलिक मोहम्मद जायसी और भूषण, इसी में से कोई एक होगा। तो रीति काल का अगर यहाँ पर पूछ दे आपसे, तो यहाँ पर जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं ये भी जो है ये भक्ति काल के भी हैं, तो ये भी नहीं होगा। और भूषण जी हैं यहाँ पर रीति काल के ये कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आधुनिक काल की समय सीमा। ठीक है, आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 769 से अब तक, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1343 से अब तक, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1643 से अब तक और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1843 से अब तक। तो आधुनिक काल की काल अवधि कब से कब तक है, ठीक है, या फिर समय सीमा कब से कब तक है। तो यहाँ पर जो आधुनिक काल की समय सीमा है वो है हमारा 1843 से अब तक या फिर 1869 से अब तक। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आधुनिक काल की समय सीमा है 1843 से अब तक। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है वो दिया है साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। ठीक है, यहाँ पर साकेत के रचनाकार कौन है यही हमसे पूछा है और ये महाकाव्य है। ठीक है, जो साकेत है ये एक महाकाव्य है और इसके रचनाकार पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी दिया है मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रेमचंद। तो साकेत महाकाव्य के जो रचनाकार है वो यहाँ पर कौन है, तो वो है साकेत महाकाव्य के जो रचनाकार है वो है हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर भी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। साकेत महाकाव्य के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। और अगर यहाँ पर कामायनी महाकाव्य पूछता तो उसके लेखक हैं या फिर रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है नक्सिक। ठीक है, नक्सिक के रचनाकार कौन है। ठीक है, यहाँ पर नक्सिक के रचनाकार कौन है यही हमसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है रत्नाकर जी, ऑप्शन नंबर बी दिया है भूषण जी, ऑप्शन नंबर सी दिया है हरिऔध जी और ऑप्शन नंबर डी दिया है तुलसीदास जी। तो नक्सिक के यहाँ पर लेखक कौन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए
है, बिल्कुल सही है। रत्नाकर जी जो है वो नक्शी के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जो नक्शी रचना है इसके रचनाकार हैं रत्नाकर जी। और अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है श्री रामचरित मानस, ठीक है। श्री रामचरित मानस किस भाषा में लिखा गया है? श्री रामचरित जो मानस है ये एक महाकाव्य है और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बंगाली, ऑप्शन नंबर बी दिया है संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी दिया है अवधी और ऑप्शन नंबर डी दिया है हिंदी। तो यहाँ पर श्री रामचरित मानस यह किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों जो श्री रामचरित मानस लिखा गया है वो हमारा अवधी भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है डिंगल पिंगल भाषा का उपयोग होता था, ठीक है। डिंगल पिंगल भाषा का उपयोग किस काल में होता था? ऑप्शन नंबर ए दिया है आदिकाल में, ऑप्शन नंबर बी दिया है बीजगाथा काल में, ऑप्शन नंबर सी दिया है दोनों में और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जो डिंगल पिंगल भाषा है इसका जो उपयोग होता था हमारा बीजगाथा काल में होता था और बीजगाथा काल को ही हम आदिकाल कहते हैं। अर्थात जो ए है और जो बी है ये एक ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोनों में, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अर्थात जो आदिकाल और बीजगाथा काल ये एक ही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है दोनों में, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है वो दिया है चिंतामणि निबंध के लेखक हैं, ठीक है। चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी दिया है धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन नंबर डी दिया है अज्ञेय। तो चिंतामणि एक निबंध विधा की जो है कृति है। तो इस निबंध के लेखक हैं, मतलब चिंतामणि के लेखक कौन है? यहाँ पर जो चिंतामणि के लेखक हैं वो है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चिंतामणि निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है गबन उपन्यास के लेखक हैं, ठीक है। गबन उपन्यास के लेखक कौन है? गबन एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी दिया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी दिया है मतिराम और ऑप्शन नंबर डी दिया है हरिऔध। तो गबन उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है हमारे यहाँ पर प्रेमचंद जी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। गबन उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद जी। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है वो दिया है ठूठा आम, ठीक है। ठूठा आम किसकी रचना है? ठूठा आम के जो है वो लेखक कौन है या फिर मतलब इसके रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी दिया है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी दिया है मुंशी प्रेमचंद। तो ठूठा आम के यहाँ पर रचनाकार कौन है? वो यहाँ पर भगवत शरण उपाध्याय जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है वो दिया है हास्य रस का अस्थायी भाव है, ठीक है। हास्य रस का यहाँ पर अस्थायी भाव पूछा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है हास्य, ऑप्शन नंबर बी दिया है हास, ऑप्शन नंबर सी दिया है करुण और ऑप्शन नंबर डी दिया है रौद्र। तो हास्य रस का जो अस्थायी भाव होगा वो हमारा हो जाएगा हास, ठीक है। हास्य नहीं हुआ, यहाँ पर हास होगा, आधा सौ नहीं रहेगा, इसमें पूरा सौ रहेगा और इसमें यो नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल हास, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया है वो दिया है हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, ठीक है। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी में छंद है। ऑप्शन ए दिया है रोला छंद, ऑप्शन बी दिया है सोठा छंद, ऑप्शन सी दिया है चौपाई छंद और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। जो हमारा हो जाएगा सोठा छंद जो है बी नंबर जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया है वो दिया है पक्षी का पर्यायवाची है, ठीक है। पक्षी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया है मृग, ऑप्शन नंबर बी दिया है मीन, ऑप्शन नंबर सी दिया है खग और ऑप्शन नंबर डी दिया है पट। तो पक्षी का यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है। तो मृग मतलब होता है हिरण, तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा नहीं होगा। और जो मीन है ऑप्शन नंबर बी है मीन, तो मीन का मतलब होता है मछली, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। और जो ऑप्शन नंबर डी दिया है पट मतलब होता है वस्त्र या फिर कपड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा, जो ऑप्शन नंबर सी है खग ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है खग। अब जो हमारा क्वेश्चन 17 दिया है वो दिया है आंख का तत्सम शब्द है, ठीक है। आंख का यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है रोना, ऑप्शन बी दिया है अश्रु, ऑप्शन सी दिया है अच्छी और ऑप्शन डी दिया है क्रोध। तो आंख का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो जो हो जाएगा यहाँ पर अच्छी, और जो ऑप्शन नंबर सी है ये मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। और अब जो हमारा क्वेश्चन 18 दिया है वो दिया है अनु उपसर्ग लगाकर शब्द बनेगा, ठीक है। इसमें से अनु उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले जुड़ता है, ठीक है।
तो अनु उपसर्ग लगाकर कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है अनुचर, ऑप्शन नंबर बी दिया है अनुसार, ऑप्शन नंबर सी दिया है अनुमान और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से सभी। अगर यहाँ पर तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो उपसर्ग का मतलब होता है आगे, ठीक है, यहाँ पर भी अनु है, यहाँ पर भी अनु है और यहाँ पर भी शुरू में अनु है, अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया है वो दिया है क्या वह चोर है में भेद है, मतलब इसमें कौन सा भेद होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है इच्छावाचक, ऑप्शन नंबर बी दिया है निषेधवाचक, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रश्न सूचक और ऑप्शन नंबर डी दिया है संकेत सूचक। तो यहाँ पर जो क्या वह चोर है, तो यहाँ पर क्या ये प्रश्नवाचक है, अर्थात जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है विद्याधन आलय, ठीक है, विद्याधन आलय में संधि है, मतलब जो विद्याधन आलय इसमें कौन सा संधि होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है यहाँ पर यौन संधि, ऑप्शन नंबर बी दिया है गुण संधि, ऑप्शन नंबर सी दिया है दीर्घ संधि और ऑप्शन नंबर डी दिया है वृद्धि संधि। यहाँ पर विद्याधन आलय, ठीक है, इसमें जो हमारा संधि होगा वो जाएगा दीर्घ संधि और जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, विद्याधन आलय में दीर्घ संधि होगा। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।